Hello and welcome student. Today our topic is classification and periodicity of elements. ठीक है, लास्ट वीडियो में लास्ट क्लास में हमने क्लासिफिकेशन देखी थी और मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल थी वो अपन ने बना ली थी। ठीक है, और किस तरीके से उसमें क्लासिफिकेशन होता है ये सब क्लियर हो गया था। अब अपन उससे ग्रुप वाइज स्टडी उसकी करेंगे। एस ब्लॉक के बारे में, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एस ब्लॉक जो होता है, एस ब्लॉक उसका मतलब क्या होता है, क्षार। तो इसमें सारे ही जो है क्रियाशील धातुओं को रखा गया है। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS1 to 2, मतलब बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 और 2 होगा, और इसके ऑक्सीडेशन नंबर +1 और क्या हो सकता है +2। जो क्षार धातु हैं, क्षार धातु हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्षार धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है और क्षारीय मृदा धातु का बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 होता है। मतलब क्षार मीन्स क्षार धातु अपन एल्किली मेटल भी कह सकते हैं, और जो ग्रुप सेकंड होगा उसे एल्किली अर्थ मेटल कहते हैं। ग्रुप फर्स्ट इज नॉन एल्किली मेटल एंड ग्रुप सेकंड इज नॉन एल्किली अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, अब ये जो वर्ग है, ये दोनों जो ग्रुप है, इन दोनों ग्रुप में क्या है, मेटल प्रेजेंट है, और वो भी क्या है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, टॉप टू बॉटम की बात करें, टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप टू बॉटम की बात करें तो टॉप टू बॉटम मूव करने पर मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज। क्यों? क्योंकि एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी और मेटेलिक जो करेक्टर है, मेटेलिक करेक्टर वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि जब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या होती है, कम होती है, और इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या है, इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान हो जाता है। ठीक है, और जो ये मेटेलिक जो करेक्टर है इनके वो इंक्रीज होते हैं, और ये ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है। तो ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये जो नेचर में है ये क्या है, कंबाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। मतलब स्वतंत्र रूप में, प्रकृति में शुद्ध रूप में नहीं पाए जाते, कंबाइन स्टेट में आपको मिलेंगे। ठीक है, और एस ब्लॉक में जो लिथियम है और बेरिलियम है उन्हें छोड़कर, लिथियम और बेरिलियम को छोड़कर बाकी सारे क्या होते हैं, आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो एस ब्लॉक के बारे में अपन ने जानी। ठीक है, और फिर वैसे इनके सेपरेट चैप्टर भी हैं 11th में, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक भी आधा 11th में है, बाकी 12th में है, और डी और एफ भी क्या है 12th में अपना ये है। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करते हैं पी ब्लॉक की। अगर आपसे पूछा जाए कि एस ब्लॉक के तत्व कौन से होंगे, कि कैसे पहचानेंगे, हाउ यू रिकॉग्नाइज एस ब्लॉक एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, तो वी कैन से इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट और लास्ट इलेक्ट्रॉन आर फिल इन एस ऑर्बिटल of any shell, then it is called S block elements. It is clear. Then we discuss P block, P block element या P block के तत्व। अब बात करते हैं P block। अच्छा, देखिए ग्रुप 1 और 2 S ब्लॉक में कौन से ग्रुप आए, वर्ग 1 से 2, और इसमें कौन से होंगे, ग्रुप नंबर 13 to 18, ग्रुप नंबर 13 to 18 इसमें प्रेजेंट होंगे। पी ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 13 to 18 एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और इसमें मैंने आपको कल वैसे जनरल बता दिया था लास्ट वीडियो में कि ग्रुप 13 को तो बोरॉन फैमिली, ग्रुप 14 को कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 को दोबारा देख लीजिए, ग्रुप 15 को निकोजन कहते हैं, निकोजन, ग्रुप 16 को चैल्कोजन तो कहते हैं, वो रीजन क्लियर हो गया था, और ग्रुप 17 को हेलोजन। ठीक है, ग्रुप 18 को
इनर्ट गैसेज कहते हैं, इनर्ट गैसेज, ठीक है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आउटर मोस्ट शेल का वो भी क्या है NH2 NP126, ठीक है। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो जो ग्रुप 13 है बेटा, ग्रुप 13 जो है वो क्या करेगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ग्रुप 14 +4, ग्रुप 15 -3, ग्रुप 15 से क्या -3, ग्रुप 16 -2, ग्रुप 17 -1 और इनर्ट गैस 0 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगी, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी इनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है, जैसे फास्फोरस +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है, ठीक है। फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी में कई सारे एक्सेप्शन अपन को इसमें देखने को मिलेंगे, एटॉमिक रेडियाई में भी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी, पी ब्लॉक में, वहां अपन इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि ये जो एलिमेंट है यहाँ पर पी ब्लॉक में जो एलिमेंट है वो मेटल भी है, नॉन मेटल भी और मेटलॉइड्स में है, ये एक विशेष बात है, ठीक है। और इसमें एक ग्रुप ऐसा भी है जिसमें लिक्विड, सॉलिड और गैस 3 होता है, वो ग्रुप है कौन सा अपना ग्रुप 17। तो ग्रुप 17 ऐसा ग्रुप है जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों पाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे अपने फ्लोरीन क्लोरीन की बात करें तो इट इज ए गैस इन नेचर, ठीक है। फ्लोरीन क्लोरीन के बाद जो ब्रोमीन है वो लिक्विड होगा और आयोडीन है जो वो सॉलिड होगा, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसा ग्रुप कौन सा है 17 ग्रुप है। अब बात करते हैं डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इसमें एक तो ये डी ब्लॉक क्या होता है एस और पी के बीच में होता है, ठीक है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है आउटर मोस्ट शेल से एक अंदर वाली शेल में फिल किया जाता है, तो इसलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं अपन संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। और इसमें ग्रुप कहाँ से आते हैं 3 से 12 तक। डी ब्लॉक की बात करें ग्रुप 3 to 12 इसमें फिल होते हैं, ठीक है। और 4 ट्रांजिशन सीरीज होती है, 4 ट्रांजिशन सीरीज, 4 संक्रमण श्रेणी इसमें पाई जाती है, ठीक है। अब एक मैंने आपको बताया था कि डी ब्लॉक की बहुत सारी क्या है प्रॉपर्टी, जो अपन थोड़ी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट तो क्या है मेटल है सभी, सेकंड डक्टाइल होंगे नेचर में, डक्टाइल एंड मेलिएबल, तन्य और आघातवर्धनीय। तीसरा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं सारे, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। कलरफुल होते हैं। 12th में जो डी ब्लॉक का जो अपन ने चैप्टर पढ़ा था उसमें मैंने आपको इसमें डिटेल में बताया था काफी कुछ, ठीक है ना। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे और अधिकतर क्या होते हैं ये कलरफुल होते हैं, इनके आयन कैसे होते हैं कलरफुल होते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट फॉर्म करते हैं, कैटलिस्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है ना, मतलब कैटलिस्ट की तरह काम में लिए जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है पैरामैग्नेटिक होते हैं नेचर में, पैरामैग्नेटिक जानते हो पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं, ठीक है। पैरामैग्नेटिक मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या होते हैं आकर्षित होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की ओर क्या होते हैं अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे आयन को अपन क्या कहते हैं पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और ये जो करैक्टर होता है इट इज ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये जो करैक्टर होता है किसकी वजह से होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, मतलब इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और जो इनका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है,
इसके अलावा ये कंपाउंड जो है ना, ये इंटरस्टेशियल कंपाउंड बनाते हैं और अलॉयज बनाते हैं, ठीक है। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कॉमन n-1 d 1 to 10 n-1 सॉरी n-1 to 2, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स का होता है। डी मीन्स डिफ्यूज, ठीक है। अब बात कर रहे हैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ की। मैं इनका फर्स्ट जो ट्रांजिशन सीरीज है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर मैं बताता हूँ आपको, फिर उससे आपको ZnCdHg वाली बात भी समझ में आएगी कि ZnCdHg को संक्रमण तत्व क्यों नहीं कहा जाता है। फिर अपन इसकी प्रॉपर्टीज पे चलेंगे, ठीक है ना, मतलब पीरियोडिसिटी। ठीक है, जैसे SC TI V CR MN FE CO NI CU और ये Z है, ठीक है। ये क्या है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, और ये 21 to 30 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स इसमें हैं। ठीक है, हाँ, तो ये 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। यहाँ पर बात करें अगर 3D की, और यहाँ बात करें 4S, 3D1 4S2, 3D2 4S2, 3D3 4S2, ये एक्सेप्शन है आपको पता ही, 3D5 4S1, 3D6 4S2, 3D7 4S2, ये 3D5 ही रहेगा। ये है अपना 3D6 4S2, 3D7 4S2, 3D8 4S2, 3D10 4S1, ये भी एक्सेप्शन है, 3D10 और 4S2, ठीक है। अपन बात कर रहे हैं Zn और इसी के नीचे होता है Cd एंड Hg, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि Zn Cd Hg को संक्रमण तत्व क्यों नहीं माना जाता है। वाई Zn Cd Hg नॉट रिगार्ड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, क्यों? क्योंकि जो Zn Cd Hg में क्या होता है, जो डी ब्लॉक होता है वो फुलफिल होता है इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में +2 में, और क्या ग्राउंड स्टेट, ठीक है ना। ग्राउंड स्टेट में और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में जो Zn Cd Hg है उसमें डी ब्लॉक क्या होता है, फुलफिल रहता है। और ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं, जिसमें डी ब्लॉक, डी ऑर्बिटल जो है वो फुलफिल नहीं हो, ठीक है। हाँ, अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है कि कॉपर में भी डी ब्लॉक फुलफिल है, बट इट इज रिगार्ड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब कॉपर को ट्रांजिशन एलिमेंट माना जाता है, संक्रमण तत्व माना जाता है। तो उसका रीजन क्या है, देखिए, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं यहाँ 3D10 आउटर मोस्ट शेल का 4s1, ठीक है। वैसे कंप्लीट भी हो जाएगा, या अपन कितना लगाते हैं, हीलियम नियॉन आर्गन यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब इसकी ग्राउंड स्टेट में कंप्लीट है, बट एक्साइटेड स्टेट क्या है इसकी, +2 में देखिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा 3D9, क्या हो जाएगा बेटा, ये 3D9 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये अनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल इसमें प्रेजेंट हो गए, ठीक है। तो ये अनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल हैं किसमें, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसलिए अपन इसे क्या कह सकते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट इसे बता सकते हैं। लेकिन Zn Cd Hg में क्या था, Zn Cd Hg में ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होंगे, क्योंकि इसमें दोनों ही कंडीशन में डी ऑर्बिटल फुलफिल था।
अब अपन इनके करेक्टर की बात करते हैं, मतलब गुणों में आवर्तिता। ठीक है बेटा, किसकी बात करते हैं? गुणों में आवर्तिता, पीरियोडिसिटी इन एलिमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं परमाणविक त्रिज्या की, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस मतलब एटम की रेडियाई, मतलब परमाणु की त्रिज्या। ठीक है, अपन बात करें यदि परमाणु के आकार का सही निर्धारण क्या होता है, हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं कि परमाणु के आकार का सही निर्धारण क्या है, बहुत ही जटिल होता है। ठीक है, जबकि कोई एक गोल अगर अपन मान लें तो उसकी रेडियस आसानी से अपन निकाल सकते हैं। तो इसका कारण आप मालूम है आपको, इसका कारण क्या है कि परमाणु की त्रिज्या क्यों नहीं निकाल सकते आसानी से? क्योंकि बेटा सीधी सी बात है कि परमाणु जो एटम है, जो एटम होता है वो बहुत ही क्या होता है, स्मॉल होता है गेंद के कंपेयर। एक बॉल की तो त्रिज्या निकाल सकते हो और इतने बड़े आकार के किसी भी सब्सटेंस की रेडियस आप आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन जो एटॉमिक रेडियस है वो आसानी से नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? पहली बात तो ये है कि इसकी त्रिज्या क्या होती है, बहुत ही, इसका आकार क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, और दूसरी बात जो परमाणु के चारों ओर, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ही बता रहे हैं। दूसरी बात यह है कि परमाणु के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन अब्र होता है ना, उसकी स्थिति कोई स्पष्ट नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है उसकी स्थिति या उसकी सीमा स्पष्ट निर्धारित नहीं है। अतः परमाणु का आकार सही तरीके से निर्धारित नहीं किया जा सकता। परमाणु को मतलब सही, परमाणु का जो एटॉमिक साइज है उसे अपन अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका एक विकल्प इन्होंने लिया है कि संयुक्त अवस्था में परमाणु के बीच की दूरी जानकर और फिर उसकी त्रिज्या का निर्धारण किया जा सकता है। ठीक है, तो अपन सहसंयोजक त्रिज्या कैसे निकाल सकते हैं वो लिख लीजिए एक बार। एकल बंध द्वारा जुड़े दो सहसंयोजक अणुओं, एकल बंध द्वारा जुड़े दो सहसंयोजक अणुओं में उपस्थित दो अधात्विक परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी को, नाभिक के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है और इस आधार पर सहसंयोजक त्रिज्या का आकलन किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर जैसे क्लोरीन है। ठीक है, अगर अपन एग्जाम्पल लें तो बेटा जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का जो अणु है उनके बीच की दूरी, जैसे उनके क्लोरीन का अणु, इसके बीच की दूरी, इनके किसके बीच की दूरी, नाभिकों के बीच की दूरी 198 है। कितनी बेटा? 198 पिकोमीटर। अब इसकी बीच की दूरी का आधा कर लो, कितना हो जाएगा? आई थिंक 99 पिकोमीटर। तो ये क्या होगी, क्लोरीन की परमाणविक त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से अपन इनकी त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कॉपर में दो परमाणु के बीच की दूरी है 256, तो उसकी एटॉमिक जो रेडियाई है, एटॉमिक रेडियस है, वो कितनी हो जाएगी? उसकी एटॉमिक रेडियस हो जाएगी बेटा, इसका आधा कर लो, 128 पिकोमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या परमाणविक त्रिज्या है। वैसे अपन ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि दो अधात्विक अणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा परमाणु त्रिज्या, या अपन ऐसे भी बता सकते हैं एटॉमिक रेडियस को कि किसी परमाणु में उपस्थित नाभिक तथा उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच के मध्य की दूरी वो क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या या एटॉमिक रेडियस कहलाती है। ठीक है, अब अपन इसके पीरियोडिसिटी की बात करते हैं, इसके आवर्तिता की बात करते हैं कि परमाणु त्रिज्या पे कैसे फर्क पड़ेगा लेफ्ट टू राइट जाने पर या टॉप टू बॉटम जाने पर। ठीक है बेटा, पूरी पीरियोडिक टेबल की अगर अपन बात करें तो उसमें आवर्त में हमेशा जाएंगे लेफ्ट टू राइट और वर्ग में जाएंगे ऊपर से नीचे। ठीक है, टॉप टू बॉटम। ये देख लीजिए एक बार, ड्रॉ करना चाहे ड्रॉ कर लीजिए।
ठीक है। अब देखिए पीरियोडिक टेबल में अगर अपन टॉप टू बॉटम जाते हैं, मतलब किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, बढ़ता है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है। परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस इफेक्ट जो है, न्यूक्लियस इफेक्ट क्या हो जाता है, घट जाता है। प्रभावी नाभिकीय जो आवेश होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है, जिससे जो बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन हैं उस पर जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है बेटा। जैसे ये न्यूक्लियस है और ये अपने क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ऐसे घूम रहे हैं यहाँ पर, तो इनके जो अट्रैक्शन है, इनके बीच का जो आकर्षण है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऊपर से नीचे जाने पर इसलिए परमाणु त्रिज्या की गति बढ़ जाती है। अब बेटा ये अट्रैक्शन क्यों कम होता है, कि जैसा कि हमने कल देखा था, जो लेफ्ट टॉप टू बॉटम जब हम जा रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस इफेक्ट जो है वो न्यूक्लियस इफेक्ट जो हो जाता है, कम हो जाता है। और वो न्यूक्लियस इफेक्ट कम होने की वजह से एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो अपन क्या कहेंगे, टॉप टू बॉटम, व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन ए पर्टिकुलर ग्रुप, न्यूक्लियस इफेक्ट डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, देन एटॉमिक रेडियस आल्सो इंक्रीज। ठीक है। अब हम इनर्ट गैस की अपन बात नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है ना अभी। ठीक है। तो इनर्ट गैस में क्या होता है, इनर्ट गैस में एकल परमाणु होने के कारण, मतलब सिंगल एटम होने के कारण क्या होता है, त्रिज्या बहुत अधिक होती है, उनमें वांडरवाल रेडियस पाई जाती है। तो जो इनर्ट गैस है उनकी त्रिज्या क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अब अपन बात करते हैं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मतलब बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होगा, तो बेटा बाएं से दाएं जाएंगे तो जो अपनी एटॉमिक रेडियस है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट। ठीक है। अभी ओवरऑल बात कर रहे हैं, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं। फिर अपन क्वेश्चन भी इसके सोल्व करेंगे, नीट के जो क्वेश्चन है ना। ठीक है। न्यूक्लियस इफेक्ट क्या होगा, न्यूक्लियस इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा, और न्यूक्लियस इफेक्ट इंक्रीज होगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए। ठीक है। तो ये ओवरऑल अपन बात कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस की। ठीक है। अब देखिए आयनिक त्रिज्या। तो आयनिक त्रिज्या मतलब आयन की त्रिज्या, जैसे नाम से पता चल रहा है इसके आयन की त्रिज्या। बेटा आयन क्या होते हैं, ठीक है, जैसे पहले अपन ने देखा था। ठीक है। तो आयन क्या होंगे, जैसे कोई परमाणु है या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो क्या बनाता है, ऋणायन बनाता है, एनायन फॉर्म होगा। और अगर कोई एटम है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्याग रहा है, तो धनायन बनाएगा। ठीक है। धनायन बनाएगा मतलब केटायन बनाएगा। ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देने के बाद नाभिकीय आवेश में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो नंबर ऑफ शेल है वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है। तो नंबर ऑफ शेल डिक्रीज हो जाएंगे तो अट्रैक्शन जो है
नाभिकीय आवेश जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो केटायन की जो रेडियाई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर अपन बात करें ऋणायन एनायन की, तो एनायन कब बनता है, जब उसमें एटम में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज भी हो सकते हैं और उसमें क्या होता है, रिपल्शन भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, जुड़ने पर परमाणुविक त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो केटायन होते हैं उनकी परमाणुविक त्रिज्या एनायन से कम होती है, बल्कि जो उनके जनक परमाणु होते हैं, जो पेरेंट एटम होता है, उससे भी केटायन की परमाणुविक त्रिज्या क्या होगी, कम होगी, और एनायन की परमाणुविक त्रिज्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अगर सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, जैसे अपन बात करें O2 माइनस F माइनस Na प्लस Mg2 प्लस और O2 माइनस, नीट में आएगा क्वेश्चन नहीं, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नीट में आ चुका है। ठीक है, इसको अरेंज करना अपन को, O2 माइनस F माइनस Mg2 प्लस और O2 माइनस F माइनस Mg2 प्लस और Na प्लस। ठीक है, अब ये सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। ठीक है ना, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, समान है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। देखिए कैसे, सोडियम 11 होता है, 1 गया 10, मैग्नीशियम 12 होता है, 2 गए 10, फ्लोरीन 9 होता है, 1 जुड़ा 10, और ऑक्सीजन 8 होता है, 2 जुड़े 10। तो इसमें सबसे कम एटॉमिक रेडियाई होगी Mg2 प्लस की, फिर उससे ज़्यादा होगी Na प्लस की, फिर उससे ज़्यादा होगी F माइनस की, फिर उससे ज़्यादा होगी O2 माइनस। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज अपन ने ये आयनिक त्रिज्या तक अपन ने कर लिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, इसमें बताना है Mg2 प्लस, नोट कर लीजिए क्वेश्चन, Mg2 प्लस Al और Al3 प्लस। ठीक है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना आयनिक रेडियाई के। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपके कि हाउ वी कैलकुलेट एटॉमिक रेडियाई, और ये किस पे डिपेंड करती है वो भी अपन ने इसमें कर लिया है। ठीक है ना, तो ये आज की क्लास में इतना ही अपन करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ अपन पढ़ेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी, और कुछ क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, वो टॉपिक अगर उसमें कंप्लीट हो जाता है तो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसी के पार्ट 3 था, ये पार्ट 4 में इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे, और आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।